जय हिंद साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सभी साथी एकदम शानदार, लाजवाब, ज़बरदस्त, बेहतरीन, जिंदाबाद होंगे। और आशा है, उम्मीद है कि अब तक आपने कहीं न कहीं से थोड़ी बहुत बीआरओ भर्ती के बारे में देख लिया होगा। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं कि बीआरओ भर्ती किसके लिए है, कहाँ पर आपको नौकरी करनी है। और अभी तक ना इसका आपने केवल एक शॉर्ट नोटिस देखा होगा, जिसमें केवल पोस्ट बताई जा रही हैं और भर्तियों की संख्या बताई जा रही है। लेकिन आपको पता है कि मैं हमेशा आपके बीच में एक संपूर्ण जानकारी के साथ होता हूँ। तो मैं आपको उन पोस्ट पर क्या योग्यता रहने वाली है, क्या आपको 10th क्लास चाहिए या आईटीआई उसके साथ में चाहिए, क्या आपकी उम्र होनी चाहिए, पेपर कैसे होता है, फॉर्म कैसे भरे जाते हैं, तमाम जानकारियों के साथ आज हम इस वीडियो में मिल रहे होंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं भर्ती का शॉर्ट नोटिस। तो देखिए, ये आपकी भर्ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि आप जानते हैं कि देखो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में बहुत सारी मिनिस्ट्री हैं। एक मिनिस्ट्री डिफेंस के लिए बनाई हुई है। डिफेंस मिनिस्ट्री में एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है बॉर्डर रोड विंग्स। अब बॉर्डर रोड विंग्स के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है। समझो कि देखिए, हर एक विंग के अंदर बहुत सारी संस्थाएं होती हैं। बॉर्डर रोड विंग मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो हर जगह के बॉर्डर्स पे, हमारे देश में जितने भी बॉर्डर्स हैं, उन सभी पर रोड का कार्य देखता है। नए रोड बनाने हों, पुराने रोडों की मरम्मत करनी हो, बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां पर इम्पॉसिबल होता है रोड बनाना, जैसे कि बहुत पथरीले इलाके हैं, बहुत बर्फ है, या किसी दूसरे देश से हमला होने का डर है। तो मतलब यहाँ पर एक बहुत मजबूत और साहसी सेना ही काम करती है, जो बॉर्डर रोड विंग के अंदर आती है। अब बॉर्डर रोड विंग के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, बॉर्डर रोड्स विंग, इसमें तो वो लोग भी हैं जो सड़कें बनाते हैं, इसमें वो लोग भी हैं जो सड़कें बनाने वाले जो साथी होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। दूसरे डिपार्टमेंट वो भी है जो उनके लिए खाना बनाते हैं। तो एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी वो। एक और डिपार्टमेंट हो जाएगा, मतलब बहुत सारे डिपार्टमेंट आपको इसमें नज़र आते हैं। तो कुल मिलाकर आपको इतना जानना है कि आप जिस नौकरी में जा रहे हैं, वो बॉर्डर रोड से संबंधित है, मतलब जहाँ पर बॉर्डर्स पर रोड बनाए जाते हैं। 1 2025 यानी इसका पहला साल का नोटिफिकेशन है ये। अब आओ जानते हैं, और इसमें एक बड़ी बात है कि केवल मेल्स के लिए है, ठीक है? फीमेल्स के लिए ये पोस्ट नहीं है। कौन-कौन सी पोस्ट हैं? तो पोस्ट आपको ये दिखाई जा रही हैं। कुक की है, उसके बाद मैसॉन की है। मैसॉन क्या होता है? भाई मैसॉन होते हैं आपके सिंपल जिन्हें आप बोलते हो राजमिस्त्री। राजमिस्त्री कौन होते हैं? जो आपके घर बनाते हैं। उसके बाद ब्लैक स्मिथ यानी लोहार हैं। मैस वेटर यानी कि जो कैंटीन वगैरह में खाना देते हैं, जो मैस होती हैं जहाँ पर खाना खाते हैं लोग, वहाँ पर उन तक खाना पहुँचाते हैं। ये आपकी टोटल पोस्ट इसमें आपको दिखेंगी। देखिए, करंट में 77 पोस्ट जनरल कैटेगरी की हैं। बैकलॉग का मतलब क्या होता है? तो बैकलॉग का मतलब है कि वो पोस्ट जो पुरानी भर्ती में नहीं भर पाई थी। मान लीजिए कि बहुत सारे बच्चों ने जॉइन नहीं किया, बहुत सारे बच्चे ले तो लिए, लेकिन 2 4 6 दिन में ट्रेनिंग में वो फिजिकली अनफिट हो गया, कोई बात हो गई, उनको बाहर कर दिया। तो ऐसी पोस्ट को बैकलॉग बोल देते हैं। तो आप हर एक कैटेगरी वाइज, हर एक पोस्ट वाइज सारी पोस्ट देख लें। कुल मिलाकर वैकेंसियों की संख्या है 411 है। और ये वैकेंसी लास्ट टाइम भी आई थी। लास्ट टाइम कब आई थी? 2022 में। बताऊंगा अभी आपको। तो उस समय पर इसमें 411 से भी कम पोस्ट थी। तो यहाँ पर हमें पोस्ट समझ में आ जाती है। और इसके बारे में बताया गया है कि ये एक शॉर्ट नोटिस है, और डिटेल्ड नोटिस जो है वो आपको मिल जाएगा आपके डिटेल नोटिस में, मतलब एडवर्टीजमेंट अवेलेबल हो जाएगी। बट इस शॉर्ट नोटिस को आए हुए 6 से 7 दिन लगभग हो गए हैं, बट अभी तक भी ये नहीं आया है। शॉर्ट नोटिस इसका आ गया है और डिटेल नोटिफिकेशन इसकी नहीं आई है। ठीक है, चलिए। अब इसके बारे में हम जानकारी कहाँ से निकालें? तो देखिए, इसके बारे में जानकारी के लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ पिछले साल का, मतलब पिछली भर्ती का नोटिफिकेशन, जो कि आया था आपका 2022 में। तो 2022 में जब बीआरओ में भर्ती आई थी, तो उसमें कई सारी पोस्ट पर ये आया था। भाई स्क्रीन टू करते रहना। तो हम केवल उन पोस्टों की बात करेंगे जिन पोस्टों पर इस बार नोटिफिकेशन आया है। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि देखिए, पोस्ट वाइज सारी चीज़ें हर साल वही रहती हैं, वही योग्यताएं मांगी जाती हैं, वही आपसे उम्र मांगी जाती है। तो पुरानी नोटिफिकेशन के हिसाब से ही ये चांस 90% है कि योग्यताएं वगैरह वही रहेंगी। लेकिन 10% चांसेस कभी कभी कुछ बदलाव आ जाते हैं, कोर्ट ने कोई ऑर्डर पास कर दिया, तो वो कुछ बदलाव आ जाते हैं। उसके हिसाब से कुछ बदलाव जो हो जाते हैं, वो आपको मैं बता दूंगा जब इसकी डिटेल्ड नोटिफिकेशन आएगा। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि अभी मैं जो जानकारी दे रहा हूं, पुराने वाली भर्ती के हिसाब से दे रहा हूं। 90% चांसेस हैं कि वो सेम रहेगा, बट 10% हो सकता है कुछ बदलाव हो। तो जब आप फॉर्म भरें, एक बार जब मैं डिटेल नोटिफिकेशन इसी वैकेंसी का आएगा तब लेकर आ जाऊंगा। तो देखो, पिछली बार जो पोस्ट आई थी, हमें फोकस करना है वेल्डर की पोस्ट पे करना है, कुक की पोस्ट पे करना है, और मैसॉन की पोस्ट लास्ट टाइम नहीं आई थी, और ब्लैक स्मिथ की पोस्ट भी इसमें आपको नजर आ जाएगी। तो पिछली बार 10 पोस्ट आई थी, और अब की बार केवल 4 पोस्ट हैं। लेकिन पिछली बार मैसॉन यानी राजमिस्त्री की पोस्ट नहीं थी, अब की बार राजमिस्त्री की पोस्ट भी आपको नजर आती है। अब देखिए, इसमें साफ-साफ लिखा हुआ है कि मेल कैंडिडेट केवल फॉर्म भर सकते हैं, फीमेल कैंडिडेट नहीं भरेंगे। उसके बाद इसमें लिखा हुआ है कि देखो, इसमें होता है आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, और आपका कुछ पोस्ट पर ट्रेड टेस्ट भी होता है। तो वो कहते हैं कि देखो, फिजिकल और जो आपका ट्रेड टेस्ट होगा, इसके लिए, और आपका रिटन टेस्ट जो होगा, उसके लिए आपको ना पुणे बुलाया जाएगा। इसमें साफ-साफ समझ में आता है कि सारी की सारी भर्ती प्रक्रिया आपकी पुणे होगी। यानी कि आपको पुणे तक जाना पड़ेगा भर्ती प्रक्रिया के लिए। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, बहुत सारे साथी ये सोचते हैं, यार हम इतनी दूर क्यों जाएँ? तो वो निर्णय ले सकते हैं कि मुझे इस भर्ती के लिए जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। काम-काम की और बातें देखते हैं कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ट्रेड टेस्ट का मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर होंगे आपके, ये पुणे में होंगे। आगे बात आती है कि क्या ये ऑफलाइन फॉर्म भरे जाते हैं, ऑनलाइन? तो फॉर्म ऑफलाइन भरे जाते हैं।
पिछली वाली वैकेंसी में इस सेंटर पर, जो ये आपको सेंटर दिख रहा है इनका, बीआरओ का सेंटर है पुणे में, वहाँ पर फॉर्म मंगाए गए थे ऑफलाइन मोड में। अब की बार हो सकता है कोई दूसरे एड्रेस पे वो मंगा ले, तो वो मैं आपको जब नोटिफिकेशन आ जाएगा तब अच्छे से बताऊंगा। अभी यहाँ से हमको एक लगभग अंदाजा लग जाएगा। उसके बाद काम की बात इसमें है कि देखिए, उन पहले होगा रिटर्न एग्जामिनेशन। रिटर्न एग्जामिनेशन में जो क्वालिफाइड साथी होंगे उन्हीं को पीईटी और ट्रेड टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और पीईटी और ट्रेड टेस्ट जो है आपका प्रैक्टिकल टेस्ट, ये क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो आपकी मेरिट बनेगी वो लिखित परीक्षा में प्राप्त नंबरों के आधार पर ही बनेगी। तो इसमें जो मेन है वो रिटर्न एग्जामिनेशन है, पीएफटी और ट्रेड टेस्ट आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। अगली जरूरी जानकारी क्या है कि एज क्या होनी चाहिए। तो देखिए, वेल्डर के लिए जो एज मांगी गई थी वो 18 से 27 साल मांगी गई थी। एमटीएस यानी ब्लैक स्मिथ के लिए जो एज मांगी गई थी वो 18 से 25 साल मांगी गई थी। एमटीएस मतलब मल्टी स्किल्ड के लिए, कुक की जो पोस्ट थी उसके लिए आपकी जो एज है वो 18 से 25 साल मांगी गई थी। राजमिस्त्री की वैकेंसी पिछली बार नहीं आई थी, लेकिन राजमिस्त्री का सब कुछ इन्हीं जैसा है, कुक जैसा ही है, कुक और ब्लैक स्मिथ जैसा। तो उसके लिए भी लगभग आपकी 18 से 25 साल एज रहेगी। बाकी तो नोटिफिकेशन में क्लियर होगा। रिलैक्सेशन इसमें है, और मैं आपको बता दूं कि एक परमानेंट भर्ती है, कोई अग्निवीर भर्ती नहीं है। आप इसमें 60 साल तक नौकरी कर सकते हैं। ये सारी की सारी एज रिलैक्सेशन मिलती है। जिस भी भर्ती में छूट मिल रही है आयु में, समझ लेना कि वो अग्निवीर नहीं है। अगला, आप देखो, बात ये है कि क्या सभी के, जो भी बच्चे फॉर्म भरेंगे, क्या सभी के एडमिट कार्ड आएंगे? तो नहीं। इसके एडमिट कार्ड भी एओसी की तरह परसेंटेज के बेसिस पर आते हैं। और परसेंटेज बेसिस में कुछ कुछ छूट मिलेगी किसको? देखिए, जिनके पिताजी जीआरईएफ में रहे हैं, यानी इसी की एक विंग है जिसमें रहे हैं, उन्होंने सेवा की है, तो उनको 15% छूट मिले, मतलब 15% वेटेज मिलेगा। जैसे उनके नंबर 75% होंगे तो उसमें 15% और जोड़ दी। एनसीसी सी सर्टिफिकेट वालों को 10% एक्स्ट्रा फालतू फायदा मिलेगा। बी वालों को 5% मिलेगा। अच्छा, जो जीआरएफ में हायर पोस्ट पर हैं, हायर पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, मतलब इन पोस्टों से भी नीचे की किसी पोस्ट पे हैं, ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं और इनमें से किसी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं, तो उनको 15% डिस्काउंट, मतलब छूट मिल जाएगी एक तरह से। एक्स सर्विसमैन वाले साथियों को 3% मिलेगी, और जिनका डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी लेवल का कोई स्पोर्ट्स में सर्टिफिकेट है उनको 5% की छूट मिलेगी। साफ साफ लिखा हुआ है। अच्छा, फॉर्म भरने की फीस केवल 50 रुपये है, जबकि एससी और एसटी के लिए या फिजिकली हैंडीकैप्ड जो दिव्यांग व्यक्ति मेरे साथी हैं उनके लिए ये फीस बिल्कुल निल रखी जाएगी। आगे आप देखें, रिक्रूटमेंट की प्रोसेस क्या होगी, तो साफ साफ लिखा हुआ है कि देखो, मिनिमम 10 टाइम्स ऑफ द वैकेंसीज एडवर्टीज इन ईच कैटेगरी, 10 गुना बच्चों को बुलाया जाएगा। 10 गुना बच्चों के इसमें एडमिट कार्ड आएंगे। यानी कि आपकी जो वैकेंसीज हैं, मैंने कितनी बताई हैं आपको? 411, तो 4100 कुल 10 बच्चों के एडमिट कार्ड आएंगे। 4110 साथियों के एडमिट कार्ड इसमें आएंगे। इसमें लिखा हुआ, इफ द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड आर मोर देन 10 टाइम्स द एडवर्टीज वैकेंसीज फॉर ईच पोस्ट, अ कट ऑफ परसेंटेज इन एसेंशियल क्वालिफिकेशन एप्लीकेबल टू पोस्ट ऑफ द कैटेगरी विल बी ड्राइव। वही बात है, वो कहते हैं कि देखो, अगर 4110 बच्चों से कम ने अप्लाई किया तो हम सबको बुला लेंगे। अगर 4110 से ऊपर अप्लाई हुए फॉर्म, तो फिर हम उनको बुलाएंगे जिनकी कट ऑफ लगा देंगे 4110 तक, जो उस रेंज में आते हों। तो शायद मुझे तो नहीं लगता कि केवल 4110 फॉर्म ही जाएंगे, फॉर्म तो बहुत सारे जाएंगे, तो निश्चित तौर पर एक अच्छी खासी कट ऑफ इसमें लगने वाली है। अब यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि भाई कितनी कट ऑफ जाएगी, कितने पर मुझे फॉर्म भरना चाहिए? तो मेरा सुझाव एओसी के लिए भी यही था, आपके लिए भी यही है कि आप सभी लोग फॉर्म भरिए। कई बार क्या होता है, ऐसी बात को सोचकर ही बहुत सारी जगह, बहुत सारी वैकेंसीज पर फॉर्म नहीं भरे जाते हैं। हालांकि इस बात के बहुत कम चांसेस हैं, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि हर एक साथी फॉर्म भरता ही है। लेकिन फीस बहुत ज़्यादा नहीं है, एससी एसटी के लिए तो फ्री है, बाकी साथियों के लिए केवल 50 रुपये है। आप फॉर्म भर दीजिए, आपकी परसेंटेज चाहे जो भी हो। अच्छा, अगर आपकी परसेंटेज थोड़ी सी ठीक है, जैसे कि अब परसेंटेज किस में देखी जाएगी, तो आपसे जो योग्यता मांगी जाएगी जिसके लिए 10th मांगी जाएगी, मैं अभी बताऊंगा किसके लिए क्या मांगी जाएगी, उसकी 10th में देखी जाएगी। जिसके लिए आईटीआई मांगी जाएगी उसकी आईटीआई में देखी जाएगी। जो हायर पोस्ट होती है उसमें आपकी देखी जाएगी। अब अगर आपकी परसेंटेज अच्छी है, जैसे 10th में मान लो आपकी 80 अबव है, तो आपके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। आपको इस भर्ती की सीरियस होकर तैयारी करनी चाहिए। एक बच्चा ये भी कहता है कि यार, मेरे को तो पता ही नहीं है एडमिट कार्ड आएगा भी या नहीं भी आएगा, तो क्या मुझे तैयारी करनी चाहिए? देखिए, मुझे ये नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा है जो किसी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहा है। भाई, सभी के सभी किसी न किसी परीक्षा की तैयारी कर ही रहे हैं। जिनकी अच्छी परसेंटेज है वो थोड़े से इसके लिए सीरियस होकर तैयारी करो। जिनकी परसेंटेज, जैसे किसी की 65 है, 60 है, 67 है, वो सभी इसके लिए स्पेशल तैयारी मत करो। आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वहीं से इसी को कवर करने की कोशिश कर लीजिएगा। ये मेरा आपके लिए सुझाव है। आगे आप देखें कि क्या-क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन माँगी जाती है। तो सबसे पहले वेल्डर की बात करते हैं। देखिए, वेल्डर में आप 10th पास होनी चाहिए और आपके पास आईटीआई का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, चाहे वो वेल्डर में हो, चाहे इलेक्ट्रिकल और गैस में हो। ये हो गया। उसके बाद अगर आप ब्लैक स्मिथ के लिए जा रहे हैं, तो आप 10th पास होने चाहिए, और 10th पास के साथ ही आपके पास आईटीआई का सर्टिफ़िकेट होना चाहिए, जो कि कौन-कौन सी ट्रेड में चल जाएगा आपका, हीट ट्रांसफर टेक्नोलॉजी, शीट मेटल वर्क्स, इन हीट ट्रांसफर और शीट मेटल, ब्लैक स्मिथ और फोर्ज, इनमें से किसी भी ट्रेड में आपने आईटीआई की हुई है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एमटीएस कुक के लिए देखा जाए, मल्टी स्किल्ड कुक के लिए, तो आप केवल 10वीं पास होने चाहिए और आपके पास अपनी ट्रेड में एक्सपर्टीज़ हो। एक्सपर्टीज़ का मतलब आपको खाना बनाना आता हो, आपसे खाना बनवा के देखा जाएगा, खाना आप बना लेते हो। खाना बनाने में बहुत सारी चीज़ें देखी जाती हैं। आपसे पूछेंगे कि मान के चलिए 10 किलो आटा है, उसमें कितना
प्रतिशत नमक डालना होगा या कितने ग्राम नमक डालना होगा। तो वो सारी चीज़ें थोड़ी-सी आप पढ़ के जाना। बट आपके लिए अच्छा ये है कि आपसे कोई सर्टिफ़िकेट नहीं माँगा गया है, आईटीआई वगैरह नहीं माँगा गया है। यानी कि आप कुक में देखें तो केवल आप 10वीं पास हैं, तो भी आप चल जाएँगे। बाकी मैसॉन के लिए मेरे हिसाब से 10वीं पास ही होगा, आईटीआई भी उसमें हो सकती है। अच्छा, वेल्डर के लिए मतलब पेपर कैसा आएगा? तो देखिए जो वेल्डर वाले साथी हैं, उनके लिए उन्होंने बताया है कि क्वेश्चन आएँगे गैस वेल्डिंग से, आर्क वेल्डिंग से, मेंटेनेंस ऑफ वेल्डिंग इक्विपमेंट से, इक्विपमेंट यूज्ड इन वेल्डिंग है, सेफ्टी प्रिकॉशंस है और जनरल नॉलेज के भी कुछ सवाल आएँगे। यानी कि इसमें जो आपका सिलेबस दिया गया है, उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिल रहा है कि ट्रेड के सवाल पूछे जाएँगे और कुछ जीके जनरल नॉलेज के सवाल आएँगे। अब जनरल नॉलेज में क्या आता है? हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ये तो है ही, लेकिन कभी-कभी मैथ्स, साइंस, रीज़निंग इन सब के भी कुछ-कुछ क्वेश्चन वो जनरल नॉलेज में डाल देते हैं। लेकिन कहीं न कहीं ये क्लियर दिख रहा है कि इसमें वो साथी बाजी मारेगा जिन्होंने आईटीआई में अच्छे से पढ़ाई की हुई है या जो किसी टेक्निकल एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो अगर आपकी थोड़ी-सी अपनी ट्रेड पे पकड़ है, तो फिर आप इस फॉर्म को ज़रूर भरिएगा, आपके बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस इसमें होने वाले हैं। ब्लैक स्मिथ के लिए भी देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, आयरन मॉन्गरी से क्वेश्चन है, रिवेटिंग से क्वेश्चन है, प्रिपरेशन ऑफ सिलिंड्रिकल कोन्स फ्रॉम एमएसजीओ शीट, कॉपर, ब्रास एंड टिन प्लेट्स, नॉलेज ऑफ टूल्स होनी चाहिए, सेफ्टी प्रिकॉशंस और जनरल नॉलेज। यानी कि ये जिन्होंने आईटीआई की होगी ना, उन्होंने किताबें पढ़ी होंगी, वो हर मेरी बात को समझ रहे होंगे जो भी मैं बोल रहा हूँ कि ये सब आपके सब्जेक्ट का ही पार्ट है। कुक के लिए आपको क्या आना चाहिए? कुक के लिए वेज डिश, नॉन वेज डिश और स्वीट डिश, इनकी आपको जानकारी होनी चाहिए कि कौन-सी वेज डिश होती है, कौन-सी नॉन वेज होती हैं, कौन-सी आपकी मीठी डिश बनती हैं, खाने का संरक्षण कैसे किया जाता है, बर्तन कैसे धुले जाते हैं और जनरल नॉलेज आपको सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर इसमें जो फ़ोकस रखा जाता है वो आपका ट्रेड की तरफ ही ज़्यादा रखा जाता है। आगे काम की जानकारी मेरे हिसाब से बस यही तक है, तो मैंने आपको सारी जानकारी लगभग इसमें बता दी है। हाइट वगैरह अभी कुछ इसमें क्लियर है नहीं, वैसे मेरे हिसाब से ये कोई इस तरह की नौकरी तो है नहीं कि आपको फ़ौज में रहना है, आपको तो बैक एंड पे काम करना है और बैक एंड पे उस तरह की हाइट वगैरह की शायद कोई रिक्वायरमेंट इसमें नहीं है। तो ये मैंने आपको लगभग एक जानकारी दे दी है इस भर्ती की, शायद ये एक संपूर्ण जानकारी है। इससे ज़्यादा आपके कुछ क्वेश्चंस भी ना हों और जो भी होंगे वो आपको अब कुछ क्वेश्चंस बच सकते हैं कि फॉर्म भरेंगे ऑफ़लाइन तो कैसे भरेंगे, कहाँ से फॉर्म मिलेंगे, कहाँ से हमें इनको अपलोड करना होगा, कहाँ डालना होगा। तो वो सारी चीज़ें जब डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन आ जाएगी, मैं आप सभी के बीच में लाकर रख दूँगा। डिटेल्ड नोटिफ़िकेशन अभी नहीं आई है। मैं फिर से रिपीट करूँगा, ये जानकारी मैंने आपको पुरानी नोटिफ़िकेशन से लाके रखी है। आपके जो भी क्वेश्चंस हों इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिएगा। मैं फिर से आपसे